Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज हम करेंगे पीजीटी कॉमर्स का प्रीवियस ईयर पेपर जो रिलेटेड है आपके आरपीएससी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस बोर्ड है उसका है। ये पीजीटी का 2020 में हुआ था। जो आपका अपकमिंग एग्जाम है यूपीएससी, इसके अंदर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये, और काफी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर एमसीक्यूज हैं जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे आज। तो हमारा मेन टारगेट है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें सो दैट वी कैन एंश्योर आवर सिलेक्शन इन अपकमिंग एग्जाम। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी टीचिंग एग्जाम की जो रिलेटेड है आपका यूपी पीजीटी या टीजीटी कॉमर्स से या एचटेट से या डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स 2020 से या फिर कोई अदर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी टीचिंग एग्जाम, बशर्ते आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कॉमर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना किसी देरी के आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एज यू कैन सी द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट, यहां पे दे रखा है written down value of an asset after 3 years of depreciation on the reducing balance method 10% per annum is this. What was its original value? क्वेश्चन इसमें पूछने लग रहा है। देखिए जो इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम इनके लिए सेपरेट एक वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की आप मेरे यहाँ पे सीरीज देख सकते हो जिसके अंदर अलग से सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं जिसके अंदर केवल और केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट हुए हैं आपके टीचिंग एग्जाम में। तो ये उनके अंदर करवाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और 150 क्वेश्चन है, इनको करना इतना ईजी नहीं हो पाएगा एक ही वीडियो के अंदर। सो दैट हम यहाँ पे जस्ट थोड़ा बहुत हिंट देकर इसको डायरेक्ट इसका आंसर देंगे, ठीक है, और थोड़ा एनालाइज करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको किस तरह का प्रिपरेशन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड एक एसेट पे लगा रखा है 10% से और जिसकी वैल्यू है दिस। ओके, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पूछ रही है। तो देखिए वैसे इसका बहुत सिंपल सा है कि आपको जैसे थर्ड की दे रखी है तो थर्ड ईयर की जो वैल्यू है सेकंड ईयर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, थर्ड ईयर की जो वैल्यू होगी। जैसे ये थर्ड ईयर का है तो इसकी 100 अपॉन 90 कर देंगे और जो वैल्यू आएगी फिर उसको फिर अगेन 100 अपॉन 90 करेंगे और फिर अगेन 100 अपॉन 90 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उससे तो आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो एक्चुअली इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which reserve is not capital reserve out of the following reserve? क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा रिजर्व है जो कैपिटल रिजर्व नहीं है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ द शेयर्स और डिबेंचर। अगर मान लीजिए कोई इश्यू किए जाते हैं शेयर्स ऑन प्रीमियम, क्या जो प्रीमियम मिलेगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा? डेफिनेटली, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमें कह रहा है नोट पूछा है तो हमें नोट बताना है। ओके, और माय डिफरेंस एक बार और मैं क्लियर करना चाहूंगी, ये जो बीच बीच में थोड़ी साउंड सी नॉइज सी आ रही है तो इसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिएगा इसके साथ, क्योंकि जो मेरा लैपटॉप है इसके अंदर माइक काम नहीं कर रहा है तो मुझे डायरेक्टली विदाउट माइक के काम करना पड़ रहा है। ओके, ये सेशन विदाउट माइक के है। सेकेंड है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है वो भी क्या होता है, आपका कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है। यस, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, जब आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हो तो वो क्या होता है आपका, वो कैपिटल रिजर्व नहीं बल्कि आपका रेवेन्यू रिजर्व होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मतलब यहाँ पे ये जो है थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर ये कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता। आपका जो अदर फिक्स्ड एसेट भी अगर आप सेल करते हो ओरिजिनल कॉस्ट की ओवर द ओरिजिनल कॉस्ट, जो कैपिटल गेन आएगा वो भी आपका कैपिटल रिजर्व में होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसके अंदर बैड डेट्स दे रखी है 3000 के, प्रोविजन बना रखा है 10,000 का, डेटर्स हैं उनके पास 1 लाख के, एडजस्टमेंट बता रहे हैं, एडजस्टमेंट है बैड डेट्स का, एडजस्ट किया उन्होंने 1000, प्रोविजन फॉर द बैड डेट्स 5%। तो देखिए 5% किसका निकालेंगे आप, 1 लाख का, तो कितना होगा 5000, और 10,000 का इन लोगों ने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है तो 5000 तो यहाँ से जो 5% का होगा 1000, ये 5 और 1 कितने हुए, 5 और 1 6, यहाँ से 6 और ये 3 और है हमारे पास, 6 + 3 हमारे पास कितने हुए टोटल 9000। ओके, तो 9000 तो वो हैं
जिनके हमें प्रोविजन बना रखा है वहां से हो जाएंगे, मतलब उनको राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन जो 1000 अब भी हमारे पास 10,000 थे, इसमें से 1000 जो रह गए वो कहाँ ट्रांसफर होंगे P&L में, मतलब कितने ट्रांसफर होंगे P&L में। तो हमारे 10,000 में से 9,000 तो हमने उनका प्रोविजन बना दिया बैड डेट्स का, लेकिन 1000 जो हो गए वो कहाँ जाएंगे, हमारे जाएंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो अकाउंट होगा उसके अंदर होंगे 1000, क्या थोड़ा मिस है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ से मतलब कटिंग हो रखी है इसकी, तो यहाँ में 1000 था, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ है इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ अ न्यूली परचेज्ड ऑफ मशीनरी हैव बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, इट इज। क्वेश्चन कह रहा है एक नई कोई मशीन खरीदी है और उसके ऊपर इंस्टॉलेशन पे कुछ चार्जेस आए हैं और उन चार्जेस को मशीन अकाउंट में ही डाल दिया गया। तो कह रहा है तो क्या इसके अंदर कोई एरर है, नोट एन एरर या एरर है, नोट एन एरर, एरर ऑफ अमिशन और एरर ऑफ कमीशन या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जब इंस्टॉल करते हैं कोई भी न्यू मशीनरी और उसके ऊपर कोई चार्ज लगता है तो वो मशीनरी अकाउंट में ही जाता है, उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है, मतलब मशीनरी की कॉस्ट में, तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ आपके सामने क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें मैच करनी, हालांकि जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, जो मैच आपको दिखाई दे रहा है। तो हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं, जो रिटायरिंग बिल होता है, रिटायरिंग बिल कब हो जाता है, जब रिबेट मिलता है, जब रिटायर हो जाता है बिल, मतलब कोई रिबेट मिलने पर क्या होता है, रिटायर हो जाता है बिल। डिसओनर ऑफ अ बिल, जब बिल डिसओनर होता है तो क्या होता है, जब मान लीजिए किसी का अमाउंट था और वो नहीं मिला, उसको ड्रॉ किया था बिल और उनको टाइम पे नहीं मिला, तो अगेन क्या उस पर क्या लगेगा, डिसओनर और उस पर नोटिंग चार्जेस लगेंगे, ठीक है। रिन्यूअल ऑफ द बिल, जब बिल रिन्यू होता है, किसी ने टाइम पर पे नहीं किया और वो दोबारा से रिन्यू अगेन एक नया बिल बनाया जाता है, तो उसके ऊपर मतलब वो कहता है ठीक है आप मुझे बाद में दे देना पेमेंट, आप उसके ऊपर मुझे क्या दे दो, इंटरेस्ट दे दो, तो इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं। इसके बाद है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जब बात होती है डिस्काउंटिंग बिल कब होता है, जब बैंक से आप डिस्काउंट कराते हो तो क्या होता है, आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो राइट यहाँ ऑप्शन नहीं है, जस्ट फॉर योर हेल्प कि यहाँ पे ये जस्ट आप एनालाइज किए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें मैंने ऑप्शन को डिडक्ट कर दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके सामने, अ फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग, एक फिक्स्ड एसेट है जिसकी कॉस्ट है 2 लाख एंड हैविंग अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 130, मतलब 1,30,000। एक 2 लाख की कोई भी फिक्स्ड एसेट थी, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू होकर उसकी कीमत बच गई 1,30,000 और उसको सोल्ड कर दिया 2,20,000 का, ठीक है। मतलब यहाँ पे डेफिनेटली वी कैन सी कि हम प्रॉफिट हो रहा है, और कितने का हो रहा है, 90,000 का, हमें कितने का हो रहा है, 90,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कि भाई एक रिटर्न उसको डेप्रिशिएट करने के बाद उसकी जो वैल्यू थी वो 1,30,000 थी और हमने उसको सेल कर दिया 2,20,000 का, और जो 2,20,000 ये उसकी एक्चुअल वैल्यू से भी ज्यादा है, एज यू कैन सी उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है। तो ये जो 90,000 है इसके अंदर जो 20,000 होंगे, मतलब ये जो 2 लाख और 220 का जो डिफरेंस है 20,000 का, ये जो 20,000 का डिफरेंस है, ये जो 20,000 है ये तो क्या हो गया आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा आपका, और जो 90 में से 20 लेस करने के बाद जो 70 रहेंगी वो आपकी रेवेन्यू प्रॉफिट होगी। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, थर्ड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7। When an accommodation bill is discounted, the amount of discount is borne. ये एक अकाउंटिंग बिल क्या होता है, अकाउंटिंग बिल किसी की हेल्प के लिए ऐसे ही एक बिल बनाया जाता है। इसमें अगर मान लीजिए जो ड्रोई है अगर इसको पे भी नहीं करता है तो ड्रोवर उसकी ऐसा नहीं है कि सू कर देगा उसके अगेंस्ट या फिर कोर्ट वगैरह में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट किसी की हेल्प के लिए, जैसे दोस्ती यारी में किसी को हम हेल्प कर देते हैं तो अकोमोडेशन बिल बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा उसको कौन बोन करेगा, कौन उसको बेयर करेगा। तो राइट ऑप्शन उसका क्या होगा, बाय द ड्रोवर एंड द एक्सेप्टर इन द रेशियो ऑफ फंड यूज बाय देम। वो जितना जितना अपना जो भी उनका अमाउंट यूज करेंगे उसी रेशियो में उसको वो जो डिस्काउंट होगा वो बेयर करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। 8 is asking X and Y are partners in a firm with the capital of 48,000 and 31,000 respectively. X और Y का कैपिटल दे रखी है, उन लोगों ने इतनी इतनी पैसा उन्होंने लगा रखा है। They admitted Z आ गया, Z आ गया 1/4 हिस्से के लिए, शेयर ऑफ द प्रॉफिट। Z क्या लेकर आया, 30,000 लेके आया, his capital Z is
उसकी गुडविल बताया कि जी के शेयर में कितनी गुडविल आई, भाई 1/4 आई। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको कि देखिए टोटल उनकी कैपिटल कितनी, एक फर्म की यहाँ पे 30,000 वो 4th हिस्से के लिए आया। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है जब हम इसको 4/1 करेंगे, 4/1 करेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000 आ जाएगा ना हमारे पास, 1,20,000 आ गया। 1,20,000 तो एक्चुअली वैल्यू है उसकी मतलब प्रेजेंट टाइम में, लेकिन इन लोगों के हिसाब से जो इन्होंने कैपिटल लगा रखी है उसके अकॉर्डिंग कितनी हुई इनकी, 48,000 ये है और 31,000 ये है और साथ में 30,000 ये हो गया। तो 31, 61 ऐड और कर देंगे इसके अंदर तो कितना हो गया 9 और 6 10, ये करीब हुआ ऐसे कुछ हुआ, ठीक है। तो ये जो इनको बीच का जो डिफरेंस है 1,90,000, 1,09,000 और 1,20,000 का जो डिफरेंस है बीच में वो क्या है, गुडविल है। ऑब्वियस ही बात है कि भाई ये रीजन क्या है, वो क्यों ज्यादा लेके आया, क्योंकि उसकी मतलब उस जो बिजनेस था उसकी अपनी गुडविल थी। अब इसको जो डिफरेंस आएगा उसको 1/4 करेंगे, उसका 4th हिस्सा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2,07,050, 2,750। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 9। देखिए मैं इसको थोड़ा स्पीड में इसलिए करा रही हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप भी परेशान हो जाओगे इतनी लंबी वीडियो देखने में, ठीक है, इसलिए मैं स्पीड में करा रही हूँ और कोई रीजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। 9th, गोपाल इज ओनर ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग एंट्री फॉर अमाउंट विड्रॉ बाय हिम इज। एक गोपाल है, ओनर है बिजनेस का, उसने विड्रॉ कर लीजिए, उसने विड्रॉ कर लिए अमाउंट, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो उसका राइट ऑप्शन हो गया हम किसको डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग को डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी। आप एनालाइज कर पाओगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। आप आरपीएससी का जो 2020 का एग्जाम हुआ था उसमें देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही मतलब आप थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लेते हैं बहुत इजीली से आप सिलेक्शन पा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, द ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द होल्डर टू एनी अदर पार्टी बिफोर इट्स ड्यू डेट इज कॉल्ड। इसमें कह रहा है जो एक बिल ऑफ एक्सचेंज किसी ने ड्रॉ किया और उस जो ड्रॉअर था उसने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी और को एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इससे पहले उसकी ड्यू डेट से पहले, ठीक है। तो अब ये क्या माना जाएगा, अब क्या हुआ, एंडोर्स किया इसने, तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। व्हेन ऑल द डिबेंचर आर रिडीम्ड, जब सभी, देखिए when all the debenture are redeemed, in which account the balance of debenture redemption reserve account is transferred। एक कंपनी होती है, क्या करती है, अपने डिबेंचर को रिडीम करती है, उसके लिए प्रोविजन बनाती है कि कुछ अमाउंट वो रिडीम करने से पहले उनको पता है कि भाई आने वाले टाइम में इस साल में हमने अमाउंट को मतलब कुछ डिबेंचर हमने रिडीम करने हैं, उससे पहले वो पहले से रिजर्व बना के चलती है और उस रिडेम्पशन रिजर्व उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। उसके अंदर अमाउंट डालती रहती है अपनी प्रॉफिट का, और जब डिबेंचर को रिडीम करने का टाइम आता है तो उसको क्या करती है, रिडीम कर देती है। फाइन, वो कह रहा है उस रिडीम करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में बचता है तो कहाँ ट्रांसफर होगा, ये पूछ रहा है। तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट से ही निकाला है तो वापस जनरल में ही चला जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, जनरल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, द प्रोसेस ऑफ असर्टिंग कॉस्ट इज कॉल्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, कहता है वो प्रोसेस जिसके अंदर हम कॉस्ट को असर्टेन करते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी या कॉस्ट ऑडिट। तो राइट ऑप्शन क्या है उसका, फर्स्ट, कॉस्टिंग बोलते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन 13, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी, जो हम क्योंकि आज के टाइम में सभी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो कह रहे जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो कैसा होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट है, सिंपल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। हिंदी वाले प्लीज देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन 14, आदर्श लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ 10। एक आदर्श लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने फॉरफिट किए 40 शेयर जिनकी एक की कीमत थी 10 रुपए, 7 रुपीज उसके ऊपर कॉलअप थे। इसमें से विराट ने थे, उसने जो विराट था कोई पर्सन, उसने 5 रुपए दिए थे, मतलब 7 मंगवाए, 5 उसने पे किए। अब उसके जो 40 थे वो 30, उनमें से जो 30 थे वो क्या कर दिए, री इशू कर दिए तरुण को फुल्ली पेड, और किसके ऊपर, 6 रुपीज पर, मतलब डिस्काउंट दिया।
हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, उसने कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो यहां देखिए 5 रुपए मंगवा लिए थे, 6 पे उसको क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया, तो 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। और कितने हमने रीइश्यू किए हैं, 30, तो कितने हो गए, 30 रुपीज। नेक्स्ट इज 15th question is asking कि the profit or loss on realization is transferred to all the partners capital account। जो हम रियलाइजेशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, रियलाइजेशन कब करते हैं, जब डिसोल्व होती है कंपनी, जो पार्टनरशिप फर्म है जब उसको डिसोल्व करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होता है। तो कहते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको कहां ट्रांसफर किया जाता है, तो माय डियर फ्रेंड्स उसको किस में किया जाता है, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, जो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंदर। क्वेश्चन 16th, Which of the following is not true statement about the coefficient of variance? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हो जो करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें हम देख लेते हैं, जो हाँ कोफिशिएंट इज एब्सोल्यूट मेजर, वो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, इसमें ऑप्शन कह रहा है कि कोएफिशिएंट वेरिएंस एक एब्सोल्यूट मेजर होता है, यही रॉन्ग है, वो एक रिलेटिव मेजर होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये एक रिलेटिव मेजर होता है ना कि एब्सोल्यूट मेजर होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे देखिए इट इज द परसेंटेज फॉर्म, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है परसेंटेज फॉर्म में होता है, बिल्कुल। इट इज यूज टू चेक कंसिस्टेंसी इन द टू और मोर सीरीज, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। हाई एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हायर द वेरिएबिलिटी, जितनी कोफिशिएंट ज्यादा होगा उतना ही वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है वेरिएबल्स के बीच में। Next question is 17. Which average is suitable to know the average level of intelligence of a student in a class? एक क्लास है उसके अंदर स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंसी की एवरेज हमें पता करनी हो तो कौन सा एवरेज यूज करते हैं हम लोग। हम कह रहे हैं कौन सा एवरेज अगर आप यूज करेंगे, अगर आपको किसी क्लास के स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंसी का एवरेज निकालना है कि उनकी एवरेज लेवल इंटेलिजेंसी का एवरेज लेवल क्या है, तो मीन होगा, मीडियन होगा, या फिर मोड हो गया, ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो राइट ऑप्शन होगा माय डियर फ्रेंड्स मीडियन। क्वेश्चन 18, द 5 पिलर्स ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसके पूछ रहा है कि 5 पिलर्स कौन कौन से हैं। तो राइट ऑप्शन उसका सेकंड, उसके अंदर डाटा होता है, पीपल होते हैं, प्रोसीजर होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तो होता ही होता है, डाटा पे काम किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है, और कौन करता है, पीपल करते हैं। तो 5 पिलर्स हैं इसके। ओके, क्वेश्चन 19, यहां आप देखेंगे क्वेश्चन 19, इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन हमारा दे रखा है 12, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, मतलब मोड, हमें मोड बताना है। जब बात यहाँ पे आ रही है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो वहां पे चाहे आपका मीन हो, मोड हो या फिर मीडियन हो, सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं तीनों। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे मोड क्या होगा, 12। अगर मीन भी 12 है तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मोड भी 12 होगा। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। क्वेश्चन 20, Which of the following is not a method of costing? इनमें से कौन सा मेथड नहीं है कोस्टिंग का। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, जॉब कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग और बैच कोस्टिंग, ये सब तो आते हैं मेथड्स ऑफ कोस्टिंग में, लेकिन जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो आपका टेक्निक्स में आता है। ठीक है, ये एक टेक्निक है कोस्टिंग की, जिसके अंदर एक मार्जिन कोस्टिंग भी होती है और स्टैंडर्ड कोस्टिंग भी होती है। तो ये टेक्निक है। इसके अलावा जॉब कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग, ये सब किस में आते हैं, आपके मेथड्स में। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं हम लोग। The technique in which total of asset and liability is converted into 100, एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर जो टोटल होता है एसेट और लाइबिलिटी उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 100 में। तो वो किस में होता है, तो वो होता है किसमें, कॉमन साइज बैलेंस शीट जब बनाते हैं तब। क्वेश्चन 22, Which of the following is not a cash inflow? इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है। कैश मतलब पैसा बिजनेस में आ रहा है, तो डिबेंचर हम इशू करते हैं, ये रिसोर्स होता है फंड्स का, तो यस डेफिनेटली ये कैश इनफ्लो हो रहा है इसके अंदर। अपने प्लांट सेल कर दिया, उससे भी पैसे आ रहे हैं। डिक्रीज इन डेटर, अगर आपका डेटर है, मतलब आपके डेटर है वो डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब उन्होंने पैसा दिया है आपसे, है ना, पेमेंट कर दी है, तो भी क्या होगा आपका
इनफ्लो हुआ है पैसों का, मनी का, कैश का, लेकिन जब आप लायबिलिटी डिक्रीज होती है मतलब आप क्या कर रहे हो, आप खुद पे कर रहे हो, तो इस साइड तो आउट हो रहा है कैश, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका सेकंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 23। माय फ्रेंड्स देखिए साउंड का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बीच बीच में जो नॉइज आती है ना, आई एम रियली हेल्पलेस अबाउट दैट, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप मेरी भावना को समझिए। आई एम डूइंग कि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो पाए, आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर पाएंगे एमसीक्यूज की। तो मेरा मोटिव यही है, ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको ही बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली फेस तो करने हैं एमसीक्यूज ही इन द एग्जाम। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है 23rd। Discount or loss on the issued debenture to be written off after 12 months from the date of balance sheet or after the period of operating cycle is shown as। वो कह रहे हैं आपने डेबेंचर है इशू किए डिस्काउंट पे, मतलब आपको लॉस हुआ। अब उस सेम फाइनेंशियल ईयर में तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उनको डिस्काउंट पे इशू किया गया उस साल तो उसको राइट ऑफ करते नहीं, नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके अंदर राइट ऑफ करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब नेक्स्ट ईयर जो होगा वो राइट ऑफ करेंगे तो किस में दिखाया जाता है, वो कैसा होता है, किस में शो होगा, वो क्या होगा आपका अदर करंट एसेट होगा, अदर नॉन करंट होगा। सिंपल सी बात है, 12 मंथ से ऊपर जब चला गया तो नॉन करंट तो होगा ही होगा, और ये अदर नॉन करंट एसेट होगी आपकी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 24th। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, इन विच फॉर्मेट financial statement of a company are prepared according to Company Act 2013। जो आपका नया कंपनी एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो कैसे प्रिपेयर करनी है, उनके अकॉर्डिंग कैसे प्रिपेयर करनी है। मैंडेटरी हो गई है, हॉरिजॉन्टल और अकाउंट फॉर्म में, वर्टिकल, कंपैरेटिव फॉर्म, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका सेकंड, वर्टिकल और रिपोर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th। Duties of auditor are covered under which section of Companies Act। जो 2013 जो Companies Act 2013 है उसमें ऑडिटर की जो ड्यूटीज होती है किस कौन से सेक्शन के अंडर कवर होती है, तो राइट ऑप्शन उसका होगा माय डियर फ्रेंड्स फोर्थ। राइट ऑप्शन इज फोर्थ, सेक्शन 143। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। From the following information about an item of inventory, find out economic order quantity। हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कब फाइंड आउट करते हैं, हम जब हमें पता करना है कि एक टाइम में हमें कितना ऑर्डर करना है ताकि हमारा कोई वेस्टेज भी ना हो और हम इकोनॉमिकली उसको हैंडल भी कर पाए, ठीक है। एक टाइम में कितना हमें ऑर्डर करना चाहिए तो उसके लिए ये निकाला जाता है EOQ मेथड। EOQ मेथड काफी फेमस है और माय डियर फ्रेंड्स ऐसा हो नहीं सकता किसी भी पीजीटी एग्जाम में या फिर आपका नेट का भी एग्जाम हो तो उसके अंदर ये न्यूमेरिकल ना आए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हर एग्जाम में मिलता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड मैंने प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस की सीरीज निकाली थी उसके अंदर सब करा रखे हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसके अंदर जो बार बार रिपीट हुए या बार बार आते हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, उन्हीं को कराया है। तो इसमें देखिए उसने कह रखा है कि एनुअल कंजम्पशंस है 32,000 यूनिट का एक फर्म के अंदर, यूनिट कॉस्ट आ रही है 6 रुपए की, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150 का, इन्वेंट्री कैरिंग पर यूनिट पर ईयर इज 25% ऑफ यूनिट कॉस्ट का 25%, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 2 इंटू जितना कंजम्पशन आपने किया वो 3200 और ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 150, ठीक है, ये 150 है और इसको आप डिवाइड कर देते हैं किससे, जो आपका कैरिंग कॉस्ट को यूनिट कॉस्ट पे करेंगे तो कितना निकलेगा, यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो 25% ये आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका 800 यूनिट्स। ओके, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 800 यूनिट्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 27। Which of the following is an investing activity? इनमें से कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट करना मतलब आपने कहीं से इन्वेस्ट किया और आपके पास अमाउंट आ रहा है, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर क्या ये इन्वेस्टमेंट है? नहीं, इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी और ने आपके यहाँ पे डिबेंचर्स में क्या कर रखा था, इन्वेस्ट कर रखा था, तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी और ने आपके फर्म में आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा था,
तो ये तो नहीं होगी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। डिविडेंड पेड, आप पे कर रहे हो, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, आप पे कर रहे हो, आपने पे किया है, तो ये भी आपके लिए इन्वेस्टिंग नहीं है, किसी और ने इन्वेस्ट कर रखा था। लेकिन कह रहा है डिविडेंड रिसीव, आप डिविडेंड कब रिसीव कर रहे हो? जब आपने बिजनेस में क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है किसी कंपनी में, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 28, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी इज रिलेटेड टू, जो हमारी ऑफिस सैलरी होती है ड्रॉ की है, वो किससे रिलेटेड है? प्राइम कॉस्ट से, फैक्ट्री कॉस्ट से, ऑफिस ओवरहेड से, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से? प्राइम कॉस्ट सबको पता होगा, इसमें लेबर कॉस्ट आती है आपकी, और लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और आपके जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं। लेकिन ऑफिस सैलरी किससे रिलेटेड है? ऑफिस ओवरहेड से रिलेटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 29। if sale price of a product is 25,000, सेल प्राइस 25,000 दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 एंड प्रॉफिट 25% ऑन द कॉस्ट, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी। देखिए मेरे अकॉर्डिंग, देखो इनका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आंसर आया है सेकंड। अगर आपको भी लगता है कि आपका आंसर कुछ और आया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका एक्सप्लेनेशन। मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन है सेकंड। नाउ द 30, overheads at 2 levels of production are as under। overhead दे रखे 2 levels की प्रोडक्शन के, फर्स्ट और सेकंड 2 levels हैं, इसके अंदर टोटल overhead दे रखे हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, तो राइट ऑप्शन उसका होगा सेकंड, सॉरी फर्स्ट, 2000। 31st, माय डियर फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू कि जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे उनकी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, ओनली उसके अंदर जितने भी इसमें माले ज्यादा नहीं है, 10 भी नहीं है, इवन 7 to 8 क्वेश्चंस हैं, और इनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, ठीक है? क्योंकि 150 क्वेश्चंस हैं और इनको एक एक करूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ पेबैक पीरियड मेथड? इनमें से कौन सा फीचर नहीं है पेबैक पीरियड मेथड का? इट इज सिंपली अ मेथड ऑफ कॉस्ट रिकवरी। नोट पूछा है, तो क्या ये सिंपली मेथड ऑफ कॉस्ट रिकवरी? यस, ये एक सिंपल मेथड होता है, बहुत ही सिंपल मेथड है कि हमें पैसा लगा दिया, वो कितने साल में वापस मिल जाएगा। रिकवरी पूछा है इसमें, मतलब इसमें रिकवरी फाइंड आउट हो जाती है कि हमने जो पैसा लगाया वो कितने साल में, हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितने ईयर्स में हम इसको रिकवर कर पाएंगे, ठीक है? इट कंसीडर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, नहीं भाई ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये जो पेबैक पीरियड मेथड है ये जो प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर नहीं करता है, सिर्फ इसके अंदर सिंपल मेथड है ये, और ये सिर्फ रिकवरी को दिखाता है, कॉस्ट रिकवरी कैसे होती है, कितने सालों में हो जाएगी। इट डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर, बिल्कुल सही बात है। इट डज नॉट कंसीडर द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, और ये रिस्क को भी कंसीडर नहीं करता है, तो ये तो सब सही है, लेकिन ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी हमारी? सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। The cost of idle time incurred by the employees that is considered normal for the production process should be charged to। वो कह रहा है idle time है, idle time को बोलते हैं निष्क्रिय समय, मतलब जब ये वैसा टाइम होता है जब एम्प्लॉइज कोई काम नहीं कर रहे, लंच कर रहे हैं या फिर टी ब्रेक है, उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है? एम्प्लॉइज का, और नॉर्मल कोर्स प्रोडक्शन में आता है, नॉर्मल प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, उसके अंदर कंसीडर होता है ये, तो ये किस में चार्ज होगा? तो ऑब्वियस सी बात है ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी के अंदर चार्ज होगा, ठीक है? तो किस में आएगा? ये आपकी प्राइम कॉस्ट में आएगा, जो डायरेक्ट लेबर होगा उसी के अंदर जुड़ेगा, ठीक है? और आपके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी उसी के अंदर ये ऐड होता है। मतलब ये जो नॉर्मल है, जो इडल टाइम है, ये तो मतलब ऐसा इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 33। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10? हमें एक डाइस को फेंकते हैं, डाइस कितने होते हैं? उसके अंदर 6 होते हैं, ठीक है? तो एक डाइस को फेंकते हैं तो कहते हैं 2, मान लीजिए एक बार 6 आए, एक बार 4 आए, तो उसमें कितने होते हैं? टोटल हो गए 6 और 4 10, तो कहते हैं कितनी प्रोबेबिलिटी है गेटिंग करने की? तो राइट ऑप्शन इसका सेकंड। एज आई टोल्ड यू इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाएंगे। आज का जो सेशन है वो हम एनालाइज कर रहे हैं किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको यही नहीं पता लगेगा कि आपको प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करनी है तो बेनिफिट नहीं रहेगा। तो हमारा मेन मोटिव यहीं पे यही है कि हम एनालाइज करें क्वेश्चंस पेपर को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आते हैं उनको एनालाइज करें। क्वेश्चन 34।
एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो क्या नहीं है, एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ये एक अप्लाइड ब्रांच होती है साइकोलॉजी की, बिल्कुल जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो अप्लाइड ब्रांच होती है साइकोलॉजी की। साइंस ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर साइंस ऑफ एजुकेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, एजुकेशन में। पॉजिटिव साइंस नहीं भाई, ये एक पॉजिटिव साइंस, यस ये पॉजिटिव साइंस होती है, ये एक पॉजिटिव साइंस होती है। और क्या नहीं होती, ये नॉर्मेटिव साइंस। एजुकेशन इज नॉट, क्या नहीं है, ये एक, देखिए पॉजिटिव तो है ये लेकिन नॉर्मेटिव नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा 4, कि ये जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी है ये एक पॉजिटिव साइंस है बट नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट साइंस नहीं है ये, ठीक है, प्रैक्टिकली ये एब्सोल्यूट साइंस नहीं है, तो ये क्या है, पॉजिटिव साइंस है। तो राइट ऑप्शन मतलब क्या नहीं है, एजुकेशन साइंस एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। ओके, राइट ऑप्शन इज 4th। 35, Which of the following statement is not correct about educational psychology? कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है किसके रिगार्डिंग में, एजुकेशनल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में पूछ रहा है। इट इज कंसर्न्ड विद व्हाट एंड व्हाई ऑफ एजुकेशन, जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या वो हमें बताती है क्या क्यों, नहीं, वो हमें बताती है हाउ, कैसे, है ना, मतलब हमें कैसे टैकल करना है, कैसे फिलोसफी काम करती है, हमें साइकोलॉजी कैसे बच्चों की रीड करनी है, या साइकोलॉजी किस तरह से एजुकेशन में काम आती है, तो कैसे बताती है, क्या और क्यों का आंसर नहीं देती, उसको कंसीडर नहीं करती है, इसके ऊपर कंसर्न नहीं है इसका, ठीक है, तो यही इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी होती क्या है ये देख लेते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है। इट एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड टू स्टडी बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन एजुकेशनल एनवायरनमेंट, एजुकेशनल एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों का जो बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाता है किसके अंदर, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, बिल्कुल सही बात है। इट डील्स विद टीचर लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, बिल्कुल जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है, ये हमारे एक्चुअली किसके साथ डील करती है, टीचर के साथ, लर्नर के साथ और टीचिंग लर्निंग सिचुएशन के साथ, भाई किस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक टीचर को या लर्नर को किस तरह से डील करना है। ये कौन बताता है हमें, एजुकेशन साइकोलॉजी से हेल्प मिलती है। मींस इट इज नॉट अ परफेक्ट साइंस, ये परफेक्ट साइंस नहीं है, एज आई टोल्ड यू ये एक पॉजिटिव साइंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, which of the following psychologist introduced the phrase storm and stress to characterized adolescence? कहता एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिसने कहा था कि जो एडोलेसेंस होता है, किशोर अवस्था जो होती है वो कौन सी अवस्था होती है, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की, जिसमें बच्चे ज्यादा मतलब खुद को आइडेंटिफाई करने में ये गुस्सेल टाइप के होते हैं, स्ट्रेस और स्टॉर्म ज्यादा होता है, मतलब ये टाइम पीरियड ऐसा होता है। तो ये किसने बोलते हैं, स्टेटमेंट किसने दी थी, जॉन लॉक ने दी थी, स्टैनली ने दी थी, क्लार्क ने दी थी या फ्रूड ने दी थी। तो माय डिफरेंस ये किसने दी थी, स्टैनली हल ने दी थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, किसने दी थी, स्टैनली हल ने। 37, an auditor is watchdog and not a bloodhound. This statement related with which of the following case law? एक कोई केस हुआ था उसके अंदर कोर्ट ने बोला था कि ऑडिटर है वो वॉचडॉग होता है, भाई इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा पैसा, उनको उनके लिए उनकी जस्टिफाई के लिए क्या एक ऑडिटर रखा जाता है कि कोई भी उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, है ना, वही कोई कंपनी है उनके साथ इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना करे, इसलिए एक ऑडिटर रखा जाता है। एंड नॉट अ ब्लड हाउंड, ये कोई शिकारी कुत्ता नहीं बल्कि एक क्या होता है, रखवाली करने वाला कुत्ता होता है। तो ये स्टेटमेंट कौन से केस की दिया है ये बता रहा है, किंगस्टन कॉटन मिल केस, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एक आपका लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ये जो स्टेटमेंट दी गई थी कोर्ट के द्वारा ये कौन से केस में दी गई थी, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें कह रहा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, हेल्पिंग इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। देखिए एक टीचर का और बच्चों का मिलकर क्या होता है कि वो एक टीचर का भी मोटिव यही तो कि डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए क्लास में, तभी तो लर्निंग होगी, है ना, तो ये तो हेल्प करता है, इसको नोट नहीं कह सकते हम, ठीक है, तो ये तो राइट ऑप्शन है। सोल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स, यस, एजुकेशन साइकोलॉजी
हमारी हेल्प करती है क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम आती है उनमें गाइड करने के लिए। हेल्पिंग इन इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, ये रोंग है, वो हमें हेल्प नहीं करती इवेल्युएशन असेसमेंट में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट इज 39, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। जो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट था ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया था? जेबी वॉटसन ने, बीएफ स्किनर ने, एल्बर्ट बंडूरा ने या सिगमंड फ्रूड ने? तो राइट ऑप्शन उसका क्या होगा? थर्ड, 39 का थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मेंटल हेल्थ। नॉट ट्रू पूछा है कि हमारा कौन सा नॉट ट्रू है, मतलब इनमें से कौन सा रॉन्ग है स्टेटमेंट है। क्वेश्चन इज सेइंग फर्स्ट ऑप्शन इज मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट फिजिकल हेल्थ। यस, बिल्कुल करेक्ट बात है। मेंटल हेल्थ कब हमारी अच्छी होती है? जब हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, तो बिल्कुल सही बात है। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेटिक कॉन्सेप्ट। क्या आपकी मेंटल हेल्थ एक स्टेटिक कॉन्सेप्ट, मतलब एक बार आपका मेंटल हेल्थ जो हो गई वो हमेशा जिंदगी भर वैसी रहेगी? नहीं, वो हमारी डायनामिक होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? मतलब जो रॉन्ग है स्टेटमेंट वो कौन सी है? सेकंड है। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ सिस्टम अप्रोच। इनमें से कौन सा स्टेप सिस्टम अप्रोच का नहीं है? नोट पूछा है। सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम को एनालाइज करना, बिल्कुल। सिस्टम डिजाइन डेवलपमेंट, सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करना, मतलब रचना और उसका विकास। सिस्टम ऑपरेशन एंड इवेल्युएशन, सिस्टम डाटा कलेक्शन। देखिए सिस्टम अप्रोच का मतलब सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन नहीं है, डाटा कलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये किससे है? उसको एनालाइज करने में, उसका डिजाइन करने में और उसका ऑपरेशन और इवेल्युएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, अकॉर्डिंग टू एरिक इरिक्सन नॉर्मेटिव क्राइसिस फॉर एडोलेसेंस इज। जो एक एरिक इरिक्सन ने थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है एडोलेसेंस की जो नॉर्मेटिव क्राइस आते हैं एडोलेसेंस में वो कब आते हैं, ये पूछ रहा है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाले केस में, या फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यही एक नॉर्मेटिव उन्होंने क्राइसिस बताए थे कि इस टाइम जो किशोर होते हैं उनको अपने अंदर ही मतलब खुद के लिए ही वो क्या करते, खुद से ही लड़ते रहते हैं खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब खुद को ही एनालाइज करते रहते हैं, खुद अपनी पहचान ढूंढने में कि भाई मैं एक्चुअली में हूं क्या, मेरा रोल क्या है, वो खुद में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। नाउ 43, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स theory of moral development which of the following statement characterizes stage 4। जो कोलबर्ग की थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, उसके अंदर जो उसने फोर्थ स्टेज बताई थी बच्चों की, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है बात पूछ रहा है। तो पनिशमेंट, ओबीडियंस, गुड बॉय गुड गर्ल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो फोर्थ स्टेट कौन सी है उसकी? फोर्थ, जिसके अंदर बताया कि जो इस स्टेज के बच्चे हैं ना लॉ ऑर्डर को बहुत ओरिएंटेड होते हैं, मतलब उनको ध्यान रखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, which of the following believed that social interaction is important for construction of knowledge। कह रहा है इनमें से social interaction important है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए। किसने बोला था? जीन और वाइगोत्स्की की सबको कॉन्सेप्ट आते होंगे। जीन ने कॉम्युनिटिव की बात की थी और इसने सोशल की बात की थी। तो वाइगोत्स्की थे जिसने बताया था सोशल इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है अगर आपको नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है। तो बच्चे की अगर मतलब बच्चे की नॉलेज कंस्ट्रक्ट किससे ज्यादा होती है? वो इंटरेक्शन करता है सोशली तब। 45, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस थी वो किसने इंट्रोड्यूस, उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया था ये पूछा है। तो वो किसने किया था माय डियर फ्रेंड्स? पीटर साल्वाई ने और जॉन मेयर। इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इससे नेक्स्ट और भी आगे इसका एक क्वेश्चन आएगा जॉन मेयर का भी, ठीक है। तो ये किसने दिया था? जॉन मेयर ने दिया था। 46, according to Piaget theory of cognitive development, the ability to understand the law of conservation of development। वो कहता है प्याजे की थ्योरी जो है कोग्निटिव, जो उन्होंने दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दी थी, उसके अकॉर्डिंग एक बच्चे के अंदर कंजर्वेशन डेवलपमेंट कब होता है, कौन सी स्टेज में होता है? सेंसरी में, कॉन्क्रीट में, प्री ऑपरेशनल में या फॉर्मल में? तो वो किस में होता है? कॉन्क्रीट में। मतलब वो जब कॉन्क्रीट स्टेज उसकी आती है तो वो कंजर्व करना स्टार्ट कर देता है थिंग्स को, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 47,
Which of the following is not the phase of physical approach to इंस्ट्रक्शनल सिस्टम? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप रियल में एक्चुअली में ही आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बेशक से आपकी वीडियो कितनी भी बड़ी हो, जिन बच्चों को एक्चुअली पढ़ना है वो बड़ी से बड़ी भी वीडियो देखेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, आपको देखना है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, आप पॉज करके देख सकते हो, क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हो, समझ सकते हो, साथ में आप आंसर भी फॉलो कर सकते हो, आंसर दे भी सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। 47 क्वेश्चन, Which of the following is not the phase of system approach to instruction system? जब सिस्टम अप्रोच के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सिस्टम होता है उसका कौन सा फेज नहीं है? फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या हम फॉर्मुलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव का? बिल्कुल, हर चीज के अंदर ऑब्जेक्टिव तो होता ही होता है हमारे, ये तो होगा ही हमेशा पॉइंट। ठीक है, सेकंड, प्री असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट एंटरिंग बिहेवियर। हम प्री असेसमेंट, एक टीचर है प्री असेसमेंट कर लेता है, भाई जो बच्चा फोर्थ से आ रहा है अब वो फिफ्थ में एंट्री कर रहा है तो उसको थोड़ी बहुत कितनी नॉलेज होगी, तो उसको थोड़ा सा पहले ही टीचर क्या कर लेता है, मतलब ऑलरेडी वो थोड़ा मूल्यांकन करके चलता है कि बच्चों को इतनी तो समझ होगी। ठीक है, डेवलपिंग इंस्ट्रक्शन सिस्टम, वो डेवलप करता है इंस्ट्रक्शन सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ पे हाइपोथेसिस नहीं लगते बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर्थ, इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 48, Which of the following is not a step of advanced organizer model of teaching? जो हमारे एडवांस ऑर्गेनाइजर हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजर मॉडल है टीचिंग के, उनमें से कौन सा स्टेप नहीं है? इसमें देखो एक चीज यहाँ पे एनालाइज करना, नोट के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नोट 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 नोट, है ना। तो यस वाले तो लोगों को बच्चों को वैसे भी पता होता है, लेकिन नोट का जो कंफ्यूज करता है ना, नोट ही कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि सभी ऑप्शन एक जैसे लगते हैं और ऐसे लगता है कि हाँ यार ये भी होगा, ये भी होगा, ये होगा, लेकिन जो नोट वाला है ना, ये ही एक मतलब आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अदरवाइज आपको पॉजिटिव जो होते हैं वो तो पता ही होता है कि भाई साइकोलॉजी में पॉजिटिव क्वेश्चंस कौन सा है। ओके, तो कौन सा नहीं है, कौन सा स्टेप नहीं है, ये पूछा है। प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, तो यस इसमें किया जाता है। इसका मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, फोर्थ ऑप्शन है, ये क्या है, रॉन्ग है इसका। एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि बच्चों को एनकाउंटर के करवाया जाता है प्रॉब्लम के साथ कि भाई चलो अब तुम्हें प्रॉब्लम दी जाती है इसको एनकाउंटर करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है इसका, फोर्थ, ये स्टेप नहीं होता इसके अंदर सिस्टम अप्रोच में। नेक्स्ट 49, Which of the following is not involved in notion of emotional intelligence as given by Mayer? मैंने आपसे पहले बताया था ना, मेयर का एक क्वेश्चन भी आएगा, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा नोशन नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस का जो मेयर ने दिया था 2008 में उसके अकॉर्डिंग। तो एबिलिटी टू रीड अदर्स इमोशंस करेक्टली, यस ये है कि इसमें उसने बताया था इमोशनल इंटेलिजेंस जो थ्योरी दी थी इन्होंने, इसके अकॉर्डिंग एक बच्चा है किस तरह से उसके अंदर एबिलिटी आती है दूसरों के इमोशंस को रीड करने की, सेल्फ मोटिवेशन, वो कैसे सेल्फ मोटिवेट होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग वंस ओन इमोशंस, और हम धीरे धीरे सीख जाते हैं अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मोटिवेटिंग अदर्स, ये इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लासिकल कंडीशनिंग? इनमें से कह रहा है इनमें से कौन सा क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड नहीं है? तो देखिए एक्सटिंक्शन भी है, मतलब विलोपन भी करते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होता है, लेकिन हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते इसके अंदर, है ना। ये क्लासिकल कंडीशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। बच्चों का वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन हमारा यहाँ पे साइकोलॉजी के अंदर नेगेटिव माना जाता है। ओके, शेपिंग भी होती है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। 51, टुडे सनलाइट इज अनकंफर्टेबली ब्राइट, मतलब आज के दिन जो सनलाइट बहुत तेज है। यू पुट ऑन सन ग्लासेस विच रिड्यूस योर डिस्कम्फर्ट, अगर आपको मतलब ज्यादा आंखें जल रही हैं या ज्यादा चुभन हो रही है सनलाइट से, तो आप क्या कर लीजिए, सन ग्लासेस लगा लीजिए। इट मे बी एग्जाम्पल हो, ये कैसा एग्जाम्पल है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का, पॉजिटिव का, नेगेटिव पनिशमेंट का, या फिर पॉजिटिव पनिशमेंट का। देखो पनिशमेंट तो यहाँ पे नहीं मिल रही है उसको, पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। 52, हेन्स, जो हेन्स का डेलिमा था, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी? जो हेन्स ने डेलिमा दिया था
वो कौन सी, किसने ऐसी थ्योरी दी जिससे वो रिलेटेड है, तो वो किसने दी थी, कोलबर्ग्स की थ्योरी है जो मोरल डेवलपमेंट उससे रिलेटेड है, ठीक है। इनके मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो आपस में रिलेटेड है, हेन्स का डेलिमा और कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू अबाउट द रीइंफोर्समेंट, जो हम रीइंफोर्समेंट होता है उसके लिए कौन सा सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें जो करेक्ट नहीं है वो है फोर्थ, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज सिमिलर टू पनिशमेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है वो सिर्फ केवल पनिशमेंट से रिलेटेड होता है, नहीं। ऐसा है, जो हमारे नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पनिशमेंट होता है वही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। लेकिन अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था जिसके अंदर सन ग्लासेस का था, उसके अंदर शेड लगाने के लिए बोला जा रहा था, उसके अंदर कोई पनिशमेंट नहीं थी, लेकिन वो क्या था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, ए सेकेंडरी reinforcer that has been paired with the more than one primary reinforcer is known as, एक द्वितीयक पुनर्बलक जिसका युग्मन एक से अधिक प्राथमिक पुनर्बलक के साथ किया हो कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कहते हैं वो क्या है, जर्नलाइज्ड रीइंफोर्समेंट, मतलब सामान्यकृत पुनर्बलक। नेक्स्ट इज 55, आई थिंक आई मिस्ड इट, 55 इसमें नहीं है, हम डायरेक्ट 56 में चल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। ओके, वैसे इसका जो इसमें दे ही नहीं रखा, सेकंड है इसका आंसर, द बिलीफ दैट लर्नर्स एक्टिवली क्रिएट, इंटरप्रेट एंड रिकॉग्नाइज नॉलेज इन द इंडिविजुअल वे बेस्ट। ये कंस्ट्रक्टिव नॉलेज थी, यहाँ पे जो सेकंड था यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नॉलेज थी, ठीक है। ये जो सेकंड था यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव व्यू, हम इसको कंस्ट्रक्टिव व्यू से माना गया था कि भाई जो बच्चे हैं वो खुद से सीखते, खुद क्रिएट करके, इंटरप्रेट करके अपनी नॉलेज को डेवलप करते हैं। तो कौन बोलता है, ये कंस्ट्रक्टिविटी व्यू था, ठीक है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सॉरी रचनावादी, कहां पे है ये, रचनावादी दृष्टिकोण इसका राइट ऑप्शन था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नॉलेज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट, कहता इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है जब हम बात करते हैं नॉलेज विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट, मतलब खुद से जो हम कर करके एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो कौन सा सही नहीं है। उसके अंदर नॉलेज सब्जेक्टिव होती है, यस, कॉन्टेक्चुअल भी होती है, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं नॉलेज के पीछे, लेकिन ये पार्शियल नहीं होती। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, फोर्थ। 57, अ माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का वो किसका एग्जाम्पल है, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, स्पाईवेयर का, मलवेयर का। तो वो किसका होता है, हार्डवेयर। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। 57, ओके 58, जीन पियाजे यूज्ड द 3 माउंटेन प्रॉब्लम, जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी के अंदर, जो कोग्निटिव थ्योरी थी उसके अंदर 3 माउंटेन प्रॉब्लम की बात की थी, टू इलस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसने 3 माउंटेन प्रॉब्लम को जिक्र किया था। तो क्या था वो हमारा, इगोसेंट्रिज्म, सेकंड में स्वकेंद्रण, ओके, स्वकेंद्रण। 59, in which of the following schedule of reinforcement the reinforcement is least predictable, कहता है इन कौन से reinforcement हैं जिनके अंदर reinforcement predictable सबसे कम होता है, फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो, या फिर all are equally predictable। तो ये क्या होगा, वेरिएबल रेशियो में हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा चर अनुपात शेड्यूल होता है उसके अंदर रीइंफोर्समेंट को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग, कहता इनमें से कौन सा फंडामेंटल एलिमेंट नहीं है टीचिंग का, फोकस, सिंटैक्स या फिर सपोर्ट सिस्टम। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। ये इसका फंडामेंटल एलिमेंट नहीं है, फोकस हम करते हैं, सिंटैक्स को भी देखते हैं, फिर सिंटैक्स क्या होता है आपका, सेकंड संरचना, सपोर्ट सिस्टम को भी कंसीडर किया जाता है, वो एक हमारा क्या होता है, फंडामेंटल एलिमेंट होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन फंडामेंटल एलिमेंट नहीं होता है। बात करते हैं 61 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ टीचिंग, कहता इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है किसकी में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ टीचिंग में, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, कॉन्सेप्ट एंटेनमेंट मॉडल,
अटेनमेंट मॉडल या फिर इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, क्लासरूम मीटिंग मॉडल। तो वो फोर्थ है जो नहीं है, ठीक है, फोर्थ नहीं है, नोट पूछा आपसे। नेक्स्ट इज 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, सब पे सभी ने काम किया होगा, ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन टच पैड है ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, जो टिकटॉक आप यूज करते हैं वो भी एक, अब तो यूज खैर बंद हो गया, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे हैं सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे टच पैड नाम का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यही है शायद, जस्ट होल्ड ऑन। 63, okay. Which of the following term is used by the Piaget to describe the inability to transfer learning about one type of conservation to other type? कह रहा है इनमें से कौन सी टर्म है जो यूज की गई थी, किसने, पियाजे ने डिस्क्राइब किया था, जिसमें इनएबिलिटी होती है लर्निंग को ट्रांसफर करने के लिए वन टाइप से दूसरे टाइप में। तो वो क्या थी? हॉरिजॉन्टल डिक्लेज, उसने इसको यूज किया था, ठीक है, इस टर्म को यूज किया था। 64, एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट रेफर्स टू, जो एडोलेसेंट की जो ग्रोथ होती है, स्पर्ट होती है, बहुत तेजी से होती है, उसके लिए क्या सही है इनमें से? तो उसके लिए सभी सही है। कैसे? अ रैपिड इंक्रीज इन द हाइट, बच्चों के जो एडोलेसेंट होते हैं एकदम से उनकी हाइट निकलती है, वेट निकलता है, उनके दिमाग का, उनका दिमाग है वो भी बड़ा होता है, ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स ऑफ एडोलेसेंट और रैपिड ग्रोथ ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी ऑफ एडोलेसेंट, मतलब ये टाइम पीरियड ऐसा आता है जब बच्चे के अंदर बहुत तेजी से विकास होता है। 65, पॉलिसी फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ, जो हम पॉलिसी फॉर्मेशन कंपनी में, किसी भी कंपनी में कंपनी के अंदर जो पॉलिसी फॉर्मेशन कौन करता है? ऑब्वियसली बात है टॉप लेवल करता है और सभी उसको फॉलो करते हैं। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजर, इनमें से फंक्शन कौन सा नहीं है मैनेजमेंट का? इंपॉर्टेंट जो है वो देखो, प्लानिंग भी आता है, स्टाफिंग भी है, कंट्रोल भी है। कॉर्पोरेशन उसका एसेंस होता है कि सब इस कॉर्पोरेशन तो प्लानिंग में भी चाहिए, स्टाफिंग में भी चाहिए, कंट्रोलिंग में चाहिए, तो ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक एसेंस है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड, जो उसका फंक्शन नहीं है। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ, ओके, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स व्हेन, जो अनपेड सेलर होता है वो क्या एक्सरसाइज कर सकता है इन रीसेल ऑफ द गुड्स में? तो माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या कर सकता है? देखिए, मान लीजिए किसी को पैसे नहीं मिले, अनपेड सेलर है, एक सेलर है जिसको अभी बस ऑर्डर मिला है, लेकिन उसको क्या नहीं मिला है? पैसे नहीं मिले। किसी ने ऑर्डर दे दिया कि भाई मुझे इस दिन को इतना सामान दे देना, ठीक है, लेकिन अभी उसको पैसे नहीं मिले हैं, तो किस केस में, मतलब उसकी एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा सकता है और उसको राइट मिलता है रीसेल ऑफ द गुड्स? कब? जब जो गुड्स होते हैं वो पेरिशेबल होती है नेचर में, तब कि वो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, उसका वेट नहीं कर सकता, तो वो उस केस में क्या कर सकता है? उस गुड्स को सेल कर सकता है किसी और को। 68, हु कैन एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड है, एंटर कर सकता है? माइनर नहीं कर सकता, इंसॉल्वेंट भी नहीं कर सकता, मेंटली रिटार्डेड भी नहीं कर सकता, लेकिन जो मतलब वयस्क लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ, वो कर सकते हैं। राइट ऑप्शन होगा फोर्थ। 69, इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द लायबिलिटी इज नॉर्मली लिमिटेड, इनमें से कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। सोल ट्रेडर की अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है, और जॉइंट हिंदू फैमिली उसके अंदर भी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी होती है उसकी शेयर होल्डर की क्या होती है? लिमिटेड होती है लायबिलिटी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। 70 इज हियर, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव, देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा बिजनेस का फॉर्म है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है और खर्चीला भी होता है? तो सबसे ज्यादा फॉर्मेलिटीज किस में होती है? कंपनी में होती है ना। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, इनके अंदर तो ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 4। 72, अकॉर्डिंग टू फ्यूल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, जो फ्यूल ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसमें उसने कहा था कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक, उसके ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, मतलब अगर मैं एम्प्लॉय तो मुझे मेरे ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो मुझे ऑर्डर दे। ओके, तो ये किससे रिलेटेड है?
प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि अगर ऐसा हो गया एक ही बंदे के ऊपर 2-3 सुपीरियर होंगे तो कंफ्यूज रहेगा सबसे पहले किसका काम करें, और इसमें कंफ्लिक्ट्स आएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो कब इंप्लीमेंट हुआ था, ये पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन उसका क्या होगा? फोर्थ। राइट ऑप्शन इज फोर्थ। 25th ऑफ डिसंबर अप्रैल 1872, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इसको लर्न कर लेना, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। 25th ऑफ अप्रैल 1872 को ये क्या हो गया था? इंप्लीमेंट हो गया था मींस। नाउ 74 टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो एक नेशनल हमारी नेशनल कमीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो नेशनल कमीशन होती है उसके मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो उसका क्या होगा माय डिफरेंस? 74 का होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 5 ईयर, या तो 5 ईयर हो या 70 ईयर, मतलब उनमें से जो भी अर्लियर होगा वो फिर वो रिटायर हो जाता है, मतलब या तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल काम कर सकता है या फिर उसकी एज 70 ईयर्स, उससे मैक्सिमम नहीं कर सकता। हो सकता है उसकी 69 एज और उसको अपॉइंटमेंट मिल गई हो तो 1 साल बाद उसको रिटायर हो जाना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। मैं भी थक गई हूं। ओके 75, just hold on, what is happening, pen is not working. Okay, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल अप्लाइज इन, जो हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है वो प्रिंसिपल कब अप्लाई होता है? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, जनरल सिचुएशन, या बोथ ए एंड बी? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल आपने एक बार बना ली, जरूरी नहीं है पूरी उम्र भर पूरे लाइफ टाइम तक वो सेम सिचुएशन रहेंगे, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी पॉलिसीज को चेंज करते रहते हो, ठीक है। सेम प्रिंसिपल ऐसा नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी ऑर्गेनाइजेशन में सेम ही प्रिंसिपल फॉलो किए जाए। प्रिंसिपल आपके बन गए लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? थर्ड। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जितने भी 75 से 150 तक, मतलब 76 से जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा नेक्स्ट में लेके आएंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया मेरे को लगे हुए और मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं अदर जो घर में है। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट सेशन के लिए बी ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड, और हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे उसके अंदर कॉमर्स के ज्यादा क्वेश्चंस हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कॉमर्स से रिलेटेड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।